अस्सलामुअलैकुम एंड आ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा और करना भी चाहिए क्योंकि मौसम ही इतना प्यारा है। तो इसी मौसम के हवाले से आज हम मूनसून के बारे में बात करेंगे और कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में गफलत और लापरवाही की वजह से हादसात का पेश आना एक मामूल बन जाता है, लेकिन अगर हम सब ज़रा सी एहतियात से काम लें तो इस मौसम में जानी नुकसान से बचा भी जा सकता है। मानसून का नया स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में मानसून बारिशों का जो नया सिलसिला है वो भी दाखिल हो चुका है, जिसके बायस लाहौर समेत मुतअद्दिद अजला में शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ऐसे में शहरियों को चाहिए कि वो चंद एहतियाती तदाबीर अपनाएं और जो बुनियादी इंतज़ामात हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हादसात से बचा भी जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि बारिश के मौसम में छतरी और रेन कोट जो है वो बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए बारिश में बाहर जाने से पहले अपनी अम्ब्रेला या रेन कोट लाजमी अपने साथ रखें। इससे ना सिर्फ आप बारिश से महफूज रहेंगे बल्कि आपका ज़ाती सामान भी भीगने से बच जाएगा। फिर बारिशों के दौरान करंट लगने से जानी नुकसान की खबरें भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारी अपनी गफलत शामिल होती है। लिहाजा ऐसे मौसम में बिजली के जो खंभे हैं और ख़ासकर गिरी हुई तारें हैं उससे फासला रखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। और बाहर निकलते वक्त एहतियात करें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकले, ख़ासकर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो वहाँ गटर भी खुले हो सकते हैं और उससे भी जानी नुकसान हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर निकला जाए और अपने बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर ना निकलने दें। और फिर बात करते हैं कि जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो भी ख़ास एहतियात करें। और तेज़ बारिश में हम अक्सर देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं ना वो भी ड्राइविंग करते हुए घबराते हैं या उनके लिए भी ड्राइविंग करना आसान नहीं होता क्योंकि इस मौसम में जो सड़कें हैं वो गीली होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं और फिर गाड़ियों के फिसलने का जो ख़तरा है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ड्राइविंग के दौरान अचानक टर्न लेने और ब्रेक लगाने से भी गुरेज करें क्योंकि जो आपकी आगे वाली गाड़ी का फासला है वो भी इसमें बहुत ज़रूरी है। और जो बड़ी गाड़ी हैं इससे भी आपने दूर रहना है और जो अपनी हेडलाइट है वो आपने लाजमी ऑन रखनी है ताकि जो आपकी गाड़ी है वो दूसरों को भी नज़र आए। और ख़ास तौर पर शुमाली इलाकों की तरफ जाने में भी ज़रा थोड़ी सी एहतियात बरतें। और ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके आप बारिशों के दौरान अपना, अपने घर वालों का और अपने आसपास मौजूद लोगों का ख्याल रख सकते हैं। तो इन पर लाजमी अमल कीजिए। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे रेबीज़ के हवाले से कि ये एक ऐसा वायरस है जो आवारा जानवर जिनमें कुत्ते, चमगादड़ और बिल्ली वगैरह शामिल है, इनके काटने से इंसान की जान भी जा सकती है। और इसकी इब्तदाई अलामात ज़ाहिर होने से कबल वैक्सीन लगवाना और मरीज़ की ज़िंदगी बचाना इंतहाई अहम है। वैक्सीन से भी पहले जब मरीज़ को घर से हस्पताल लाया जाता है तो लोगों को इल्म नहीं होता कि जो मुतासरा शख्स है उसको घर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या दी जा सकती है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में तो आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात जो हैं उनमें मुसलसल हम देखते हैं कि इजाफ़ा देखा जा रहा है। और अभी चंद रोज़ कबल ही एक मरीज़ अपनी जान गंवा बैठा था और म्यू हॉस्पिटल में रेबीज़ का एक और मरीज़ ज़ेरे इलाज है। तो इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सलमान कासमी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि अगर किसी को मतलब ये वायरस लग जाए रेबीज़ का तो उस सूरत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कुत्ता काट ले, जो कि सड़क पे यूजुअली रेबीज़ के वही केसेस सामने आ रहे हैं, कोई बिल्ली या चमगादड़ के काटने का केस तो पाकिस्तान में आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि डॉग्स की पॉपुलेशन बेइंतहा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई और किसी ने इनको कंट्रोल नहीं किया। तो उस वजह से कुत्ते के काटने के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हुआ। और कुत्ता अगर बहुत सारे लोग हैं, मतलब इवन डॉक्टर्स के पेरेंट्स को एक दो के काटा कुत्तों ने, स्ट्रे डॉग्स ने। एक फार्मासिस्ट हैं, वो अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वहाँ से बाहर निकली तो सामने जो नाला चलता है उसके साथ एक कुत्ता फिर रहा था, उसने दफ्तर से बाहर आके अभी वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी तो उनको पीछे से टांग को पकड़ लिया और काटा इतना कि खून निकल आया। मगर ये कई दफ़ा तो कुत्ते छोड़ते नहीं टांग को, अगर काट लें कई कुत्ते हैं जो कि छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो भाग गया, उसके बाद वो फार्मासिस्ट जो हैं वो मेयो हॉस्पिटल पहुंची और उन्होंने आके वहाँ पे रेबीज़ की वैक्सीन लगवाई, इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाए। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कुत्ता काट ले और कैटेगरी 3 वूंड हो जाए जिसमें खून निकल आए, पट्ठा उखड़ जाए या गोश्त मतलब ऊपर से खाल उतार दे कुत्ता, तो वो फिर आपने उसको
एक तो वैक्सीन का टीका लगाना है जो कि इस पट्टे में लग जाएगा, एक साइड पे बाजू में या पीछे हिप पे लग जाएगा, और उसके अलावा उसे इम्यूनोग्लोबुलिन के भी टीके लगाने हैं जो कि एक ख़ास इंजेक्शन है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये नहीं पता होता कि स्ट्रे डॉग को रेबीज़ है या नहीं है, क्योंकि अगर यूजुअली देखें कुत्ते बहुत ज़्यादा फिर रहे होते हैं, आपने भी देखे होंगे कि सड़कों के किनारे सो भी रहे होते हैं, कुछ नहीं कहते किसी को, मगर जो काट रहा है इसका मतलब है कि वो ठीक हालत में नहीं है, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है उस कुत्ते की। ठीक है। और यूजुअली जो मतलब शादरे के इलाके से हमारे पास पिछले 2 माह में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जौहर टाउन से पेशेंट्स हज़ारों की तादाद में जो है पंजाब में ये वाक़यात सामने आते हैं। और ये एक मोहलिक बीमारी है, क्योंकि अगर रेबीज़ हो जाए किसी को तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, 99% है कि वो नहीं बचेगा बंदा। इसलिए इससे पहले जैसे ही कुत्ता काटे फ़ौरन वैक्सीन का इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोबुलिन के टीके। अगर 60 किलो का बंदा है तो उसे 3 टीके लगेंगे, अगर 80 किलो का है तो उसे 4 इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन के लगेंगे। वो इस तरह लगते हैं कि अगर जैसे हाथ पे काट गया इस जगह पे तो एक टीका जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का ज़ख्म के अंदर लगाएंगे डॉक्टर, बिल्कुल साथ साथ उसके, ताकि जितना कुत्ते ने वायरस अगर उसके मुंह से, क्योंकि ये जो वायरस है ये स्क्रीट होता है थूक से। अच्छा। मतलब जब कुत्ता काटता है तो उसका थूक खून में जाता है और उससे वो वायरस ज़ख्म के अंदर घुस जाता है, वहाँ से वो ट्रेवल करता है आहिस्ता 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 दिमाग तक आता है और दिमाग का इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। तो अगर हाथ पे काट जाए तो रेबीज़ होने, अगर कुत्ते को रेबीज़ है तो 2 हफ्ते लगेंगे रेबीज़ होने में, क्योंकि वायरस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ट्रेवल करता है। अगर मुंह पे काट जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेशेंट था इमामिया कॉलोनी से आया था, वो मुझे मिला जब मैं अस्पताल में, उसे रेबीज़ हो चुकी थी, फुल ब्लोन एन्सेफेलाइटिस था। पानी ऐसे किया उसकी तरफ, मैंने ऐसे उसकी तरफ ना ऐसे पीछे चला गया, कहता पानी नहीं पी सकता मैं, प्यासा मर गया, मगर पानी का एक घूंट नहीं अंदर जा सकता रेबीज़ के वायरस के ना। ये इसकी पहचान है कि आप उस बंदे के करीब पानी लेके जाएंगे, वो आप उलट जाएगा, पीछे गिर जाएगा, मगर पानी नहीं पी सकता, देख के ना उसे दौरा पड़ जाएगा। ये रेबीज़ का वायरस ये ख़ास है इस रेबीज़ में कि हाइड्रोफोबिया होता है, एरोफोबिया होता है। वो कहता है कि जी पंखा बंद कर दें मेरे पे, लाइटें, ये लाइटें बंद कर दें, अंधेरा कर दें यहाँ, ताकि मुझे ना खौफ आता है उसे लाइटों से, और प्रॉब्ली शायद उसे नज़र भी आता है ना कि मौत अब आ रही है मेरी और मैं नहीं बचूंगा, तो उस वजह से एक फीलिंग आती है उस बंदे को जो जिसको रेबीज़ हो गई होती है। और प्लस ये कि इसको जो कहते हैं ना रेबीज़ से पागलपन हो जाता है, वो वाकई पागल हो जाता है इंसान। घर वाले उसके पकड़े होते हैं, मैंने बहुत कम देखा है कि लोगों को काट ले, मगर वो एहतियात कर, हमेशा जो हम एहतियात करवाते हैं घर वालों को भी कि यार देखो आपको ना काट ले, क्योंकि अगर काट लेगा तो थूक लग जाएगा, पर थूक अगर खून में चला जाएगा तो ट्रेवल करके दोबारा रेबीज़ का वायरस आप भी मर जाएंगे। और प्लस ये कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वैक्सीन लाजमी लगाएं और इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाएं अगर कैटेगरी 3 वुंड है, यानी कि कुत्ते ने इतना डीप काटा है कि खून निकल आया, पट्ठा उखड़ गया है, जिल्द उखड़ गई है नीचे से, तो एक टीका जिल्द में लगाएं, जिस बाजू में वैक्सीन लगाई उसके बाद जो 3 जगह बच गई, अगर 4 टीके लगने तो 1 टीका इधर और 2 टीके पीछे लगाएं, ताकि 4 इंजेक्शन पूरे हो जाएं, यानी कि फिर 5 इंजेक्शन एक बंदे को लगेंगे। अगर 80 किलो का है और अगर 60 किलो का है तो उसको 3 इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन के और 1 वैक्सीन, 4 टीके लगेंगे। तो वो जो पुराने वक्तों में कहते थे ना कि जी पेट में टीके लगते हैं, अगर कुत्ता काट जाए 5-7 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो वाकई ऐसा ही है कि 5 इंजेक्शन या 4 इंजेक्शन उसी वक्त बंदे को लगते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुछ लोगों को शायद इसकी सिवेरिटी का अंदाज़ा नहीं है, या अक्सर आपको पता है कि कुछ भी होता है ना, सबसे पहले हम सारे खुद डॉक्टर बन जाते हैं, हम पहले पूरी दवाइयाँ खा लेते हैं जो किसी और रिश्तेदार को प्रिस्क्रिप्शन मिलती है। हम अगर हमें सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, इवन सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबके साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट है, हम उस पर दवाइयाँ ले आएंगे और वो खाते जाएंगे, और जब चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाती है फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो घर से आपने हॉस्पिटल लेके जाना है, उस वो जो एक टाइम फ्रेम है उसमें आपने क्या करना है, आपका क्या वो होना चाहिए? देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने जो सवाल किया है कि जब कुत्ता काट जाए और ज़ख्म हो जाए तो उसको आप पानी के नीचे फौरी तौर पे कर दें, टूटी के नीचे, और उसको ऐसे धोना शुरू कर दें। जहाँ भी टांग है या बाजू है, जो भी चीज़ है, उसके ऊपर टूटी से पानी तेज़ गिराएं प्रेशर से, या हैंड शावर से उसको वॉश करें। 10 मिनट उसे वॉश करते रहें, 10-15 मिनट इस दौरान, या पानी धोते रहें। फिर आप अस्पताल को रवाना हो जाएं, जिस भी हॉस्पिटल में जाना है जो करीबी है आपके, क्योंकि जब आप उसको धोएंगे तो जितना भी अगर कुत्ते के दांतों से वायरस उसके अंदर आया है वो सारा वॉश आउट हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा, आपका चांस कम हो जाएगा रेबीज से इन्फेक्ट होने का। सिर्फ देखिए एक मामूली सी चीज़ है एक पानी से धोना, मगर ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को ना ये भी एक बहुत अलमिया है, आप देखें सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए ना तो फ़ौरन वो कहते हैं वो मिट्टी डाल दो ऊपर, ये कर दो, कोई कपड़ा बांध दो। कपड़ा ज़रूर बांधें, मगर एक दफ़ा ज़ख्म को अच्छी तरह वॉश करें, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उसको वॉश करें। अगर तेज़ खून निकल रहा है तो उसको बांध दें या इस तरह पकड़ लें,
अगर कहीं आप देखें किसी बंदे को ब्लीडिंग हो रही है, आप इस तरह पकड़ भी लेंगे ना, हाथ से पकड़ लें बेशक, तो वो ब्लीडिंग, उसकी जो आर्टरी ब्लीड कर रही है, वेसल ब्लीड कर रहा है, ब्लीडिंग रुक जाए। इस तरह पकड़ के आप उसको 10 मिनट पकड़े रखेंगे, आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, वो बंदा नहीं मरेगा। मगर अगर 10 मिनट उसकी ब्लीडिंग होती रहेगी तो 10 मिनट में 5 लीटर खून टोटल बंदे के जिस्म में वो आधे से ज़्यादा निकल जाएगा, वो शॉक में चला जाएगा। हॉस्पिटल पहुंचेगा तो डॉक्टर कहेंगे यार आप इसको हीमोस्टेसिस तो सिक्योर कर लेते। हीमोस्टेसिस का मतलब है खून तो रोक लेते कम से कम जो ब्लीडिंग हो रही थी। तो अगर किसी बंदे को ना समझ आ रही हो, एक जख्म है जो कि एक टांग पे बन गया या कहीं उससे ब्लीडिंग हो जा रही, तो उसको ऐसे अगर छोटा है तो अंगूठे से दबा दें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, और अगर बड़ा है तो हाथ से पकड़ लें तो फिर भी ब्लीडिंग रुक जाएगी। मगर ब्लीडिंग रोकना एक फर्स्ट चीज़ है जो कि शहर में हर आदमी को पता होना चाहिए कि अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है। प्लस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बेसिक एक कुत्ते के काटने के बाद फौरी तौर पे अस्पताल जाना है। ये कोई टोटकों से नहीं इलाज हो सकता या मेडिकल स्टोरों से नहीं। टेटनस का टीका भी साथ लगना चाहिए आइडली, क्योंकि रोड साइड पे होता है ये सारा कुछ, तो अगर टेटनस भी हो सकती है, ये भी हो रही है, टेटनस के मरीज़ भी सामने आते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों के, जो लोग रूटीन में डॉग्स को हैंडल करते हैं, उन्हें तो अपनी रेबीज़ की वैक्सीन करवा लेनी चाहिए रूटीन में। और जो लोग जिनको कभी इत्तफाकन कोई काट जाता है, उन्हें भी चाहिए कि इससे कुत्तों से केयरफुल रहें। ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और इसमें ना सिर्फ मौत वाक़ई हो सकती है बल्कि एक प्रिवेंटेबल है, यानी कि एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि देखें जैसे गुर्दे फेल हुए हैं, डायलिसिस हो रहा है, मजबूरी है, बंदे का पता है कभी भी फौत हो जाए। मगर ये कि ये जो बीमारी है, खट्टा कट्टा सेहतमंद आदमी घर से निकला, उसको कुत्ते ने काट लिया, उसकी मौत वाक़ई होगी, उसके घर वालों के लिए भी, और फिर मिजरेबल मौत। यानी कि देखें आप पानी, मैं कहता हूँ कि ये लो यार ये पानी पियो, वो कहता है यार पीछे करो पीछे करो पीछे, ऐसे करीब नहीं ला सकता मुंह के अपने, वो इतना डरता है पानी से। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक संगीन बीमारी है और इसको हाईलाइट करने पे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया। बिल्कुल ऐसे, और मुझे लगता है ये चीज़ें हाईलाइट भी करनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर सलमान ने हमें जो बेसिक फ़र्स्ट एड है वो सिखाई है, तो मुझे लगता है कि हम सबको इस पर अमल भी करना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है हम सबको आनी चाहिए, और जो हमारे तालीमी इदारे हैं उसमें भी जो बेसिक फ़र्स्ट एड है ना वो सिखानी चाहिए। तो रेबीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान काज़मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि मानसून के मौसम के दौरान बहुत सी बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, और शायद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी इससे बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस होने का जो ख़दशा है वो भी बढ़ जाता है। तो इससे निपटने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मानसून के मौसम में विटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बैलेंस डाइट का जो इस्तेमाल है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम सरफराज अहमद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि इस मौसम में हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? असल में ये है जी कि पहले तो हम इसके बारे में तफसील से ज़रा बताएंगे। सर्दियों का मौसम है खाने का, अच्छा, खूब खाएं, और गर्मियों का मौसम है पीने का, और ये जो बरसात का मौसम है ये बड़ी एहतियात के साथ खाने पीने का, क्योंकि इस मौसम में जो फ़ज़ाई आलूदगी है, हमारे बदन की आलूदगी है, ग़िज़ाई आलूदगी है, ये तीन चीज़ें आप ज़हन में रखें। बदन की आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी और इर्द गिर्द की आलूदगी, जो गलाज़त, कीचड़ वगैरह बारिशों की वजह से होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जर्म्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है। और जर्म जो हैं वो हमारी जो हवा के साथ, क्योंकि इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे मैदे में जाके हमारे मैदे का जो सिस्टम है उसको सुस्त कर देती हैं। इसकी वजह से कई एक मौसमी बीमारियाँ जो मुतअद्दी अमराज हैं वो इसी मौसम में फैलती हैं। हैज़ा है, डेंगू बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, फोड़े फिंसियाँ निकल आती हैं जी। तो मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है, ग़िज़ा हज़म नहीं होती, मैदे में दर्द होती है। तो इस मौसम में बड़ी एहतियात के साथ सबसे पहले तो ये है कि घर से जब निकलें तो आपका पेट खाली ना हो। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जब आपका पेट खाली होगा तो जरासीम जल्दी से आपके मैदे में चले जाएंगे।
जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, हैज़ा हो सकता है जी, और आप बुखार चढ़ सकता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो सकती है। तो उसके लिए ये है कि अजवाइन देसी जो है, ये जो पानी है ख़ास तौर पे बड़ी एहतियात करें इस मौसम में, पानी उबाल कर पिए। मतलब अगर 5 लीटर पानी है तो उसमें 10 ग्राम देसी अजवाइन डालें। ये जो अजवाइन है ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है। ये पानी को प्योरीफाई करेगी और जर्म को भी हलाक करेगी। तो सबसे पहले तो ये है। उसके बाद ये है कि आप अपने कपड़ों की सफाई, अपने बदन की सफाई, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इर्द गिर्द कीचड़ गलाते ये वो, उनका बड़ा ख्याल। और इस मौसम में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमको बासी खाना, फ्रोज़न फूड, बेकरी की आइटम्स, ये सब नहीं खानी बराबर चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारा निज़ाम इंतज़ाम मौसम बरसात में बहुत कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके ज़रा सी बेहतियाती की, हमने जनाब फास्ट फूड खा लिया। इवन घर का भी हम खा लेते हैं ना कुछ घर ज्यादा का भी, हैवी, तो जी। फौरन हमारा जो मैदा है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है इस मौसम जी, में। ये बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें बड़ी एहतियात है कि फ़्रेश फूड खाएं। इस मौसम में कोई गोश्त वोश्त ज़्यादा खाने की, टिक्के कबाब, बेकरी की आइटम, ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और गोश्त से भी हत्तल वसा परहेज़ करें। और इस मौसम में 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो आप जब भी खाना खाएं, 1 दफ़ा खाएं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, अपने हाथों को ज़रूर धोएं। क्योंकि इस मौसम में जो जरासीम है ये हमारे हाथों को भी लगते हैं। वो जब हम कुछ खाते पीते हैं उसके ज़रिए वो हमारी ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हकीम साहब, हम बात कर रहे थे कि इस मौसम में हम कुछ भी खा लें ना तो फ़ौरन हमारा जो पेट है वो अपसेट हो जाता है। तो घर का भी अक्सर होता है ना, कुछ लोग बाहर का नहीं भी खाते, जो घर का भी खाते हैं ना उनका भी जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, कोई नुस्खा बता दें। उसमें ये है कि आप, इसमें ये हो सकता है हैज़ा भी हो सकता है, पेचिश डायसेंट्री जिसको कहते हैं, फिर पेट दर्द, बदहज़मी भी हो सकती है। अगर मेरे किसी भाई को खुदा न खास्ता हैज़ा हो जाए, वॉमिटिंग, उल्टी आ रही हैं, तो उसके लिए मेरे वालिद ग्रामी जनाब बाबा तिब हकीम गुरम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये सदरी नुस्खा है। 1 अदद छोटा प्याज और 10 ग्राम पुदीना और 1 छोटा लीमू, इसको जूसर में इसका पानी निकाल के वो चाय बड़ा चमचा जो है वो दिन में 4 दफ़ा ये पीना, तो इंशाल्लाह उससे उनका हैज़ा जो है ना, डायरिया जिसको कहते हैं, ये ठीक हो जाएगा। बाकी अगर बदहज़मी हो, खाना पीने से पेट दर्द हो, तो उसके लिए दारचीनी, सौंफ, पुदीना, अजवाइन और सब्ज़ इलायची का कहवा जो है वो दिन में 2-3 दफ़ा बना के पिए। इंशाल्लाह इंडाइजेशन भी नहीं होगी, पेट दर्द भी नहीं होगा और खाया पिया भी हज़म होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, इस मौसम में जो हमारा गट है ना, कहते हैं वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वीक हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो गट हेल्थ को स्पेशली मूनसून में बेहतर बनाने के लिए कौन से कहवे या नुस्खे हैं आपके पास? हाँ जी, इसके लिए ये है कि ये मैंने अभी एक तो नुस्खा आपको बताया। दूसरा ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब्ज़ इलायची मुंह में रख के हर वक्त चूसते रहें। अच्छा, ठीक है। फिर एक नुस्खा मेरे पास ये है कि अजवाइन देसी, काला नमक, काली मिर्च, पुदीना और सौंफ, ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम आपने लेनी। इनको ग्राइंड करके रख लें। ये लाजमी इस मौसम में, क्योंकि आप ख्याल रखें कि हमारा निज़ाम इंतज़ाम न ख़राब हो, क्योंकि सारी तकलीफ़ें फिर उससे ही आगे चलेंगी। तो ये खाना खाने के बाद आधी आधी चमची ये खाएं। और जो मैंने कहवा बताया वो कहवा पिए। खाली बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पुदीना और सौंफ, इसका कहवा बना के पी लिया करें। तो इससे भी इंशाल्लाह आपका निज़ाम भी बेहतर रहेगा, खाया पिया भी हज़म होगा और पेट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? जी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, हम जहांगीर बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी जी, सवाल कीजिए।
मेरा हकीम साहब से ये सवाल था, मेरे जिस्म में गिल्टियाँ हो रही हैं काफ़ी। क्या हो रहा है, दोबारा रिपीट कीजिए। गिल्टियाँ, मेरे जिस्म में गिल्टियाँ बनती जा रही हैं, बदनमा गिल्टियाँ हैं। ठीक है हकीम साहब, गिल्टियाँ बनती जा रही ये हैं। मैंने अभी भाई ने भी पहले सवाल किया था गिल्टियों के बारे में, तो मैंने उन्हें बताया था कि ख़ास तौर पे ये जो काली जीरी है ये इजीली बहुत सस्ती है, बाज़ार से अवेलेबल हो जाती है। इसके 10-15 दाने निहार मुँह पानी के साथ खाने, जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टियाँ हों तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यूसली 3-4 हफ्ते खाएं। ये नहीं कि 1-2 दिन खाने से ठीक हो जाएगा, 3-4 हफ्ते खाएं तो फिर आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। और दूसरा मैंने बताया था कि सरसों का तेल हथेली में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसकी आइंटमेंट बना लें और वो इस पर रात को सोते वक्त लगाया करें। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी आए या नौजिया फील हो खाना खाने के बाद, जो कि इस मौसम में हो जाता है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? उसमें यह है जी, देखें हमें अपनी ग़िज़ा में इस मौसम में ख़ास तौर पे एक तो नींबू की शिकंजी जो हमारे स्टोमिक सिस्टम को, हमारे डाइजेशन को अपडेट करती है, वो लाजमी पिएं। और खाना खाने में प्याज का इस्तेमाल करें। अगर मेरे कोई भाई प्याज नहीं खाते हैं तो सिरका उसको प्याज के ऊपर डाल के वो खाएं। नींबू की शिकंजी घूंट घूंट पिए, क्या को वॉमिटिंग को रोकती है। और ये है कि विटामिन सी भी है इसमें, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अपडेट भी करती है। ठीक तो है। नींबू की शिकंजी पिए, पुदीना, सौंफ और अपना अजवाइन देसी का कावा जो है बना कर घूंट घूंट ये पिए, इससे भी वॉमिटिंग रुक जाती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अगर फ्लू हो जाए या नज़ला ज़ुकाम रहे या इस मौसम में खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है और बुखार भी, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए और आपके पास कौन सा नुस्खा है? सबसे पहले तो ये है, इस मौसम में बड़ा डेंजरस जो बुखार होता है ना, वो डेंगू और मलेरिया है जो कई ठीक है। जानें ले जाता है। तो उसमें यह है कि सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर मेरे किसी भाई को मलेरिया या डेंगू बुखार हो तो 3 चीज़ों का मरकब है, गौर से सुन लें। अफसन 3, काली मिर्च और जनाब अली वो करंजवा, ये हमारी एक तिब की दवाई है। करंजवा होता है, इसके मगज़ निकल आते हैं। इन तीनों चीज़ों को बराबर लेकर ग्राइंड करना है। और सूरजमुखी, या सूरजमुखी का फूल आपने देखा हो, सनफ्लावर भी इसको बोलते हैं, तो इसका कायवा बना के उसके साथ सुबह शाम ये आपने इस्तेमाल करना। ये डेंगू बुखार के लिए, मलेरिया बुखार के लिए बेहतरीन है। बाकी नज़ला ज़ुकाम खांसी फ्लू के लिए। अच्छा हकीम साहब, कॉलर ले लें फिर साथ ही आप बता देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटी, मैं हफीज़ लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। जी हफीज़ साहब, सवाल कीजिए। जी बेटी, मेरी उम्र तकरीबन 61 ईयर्स है और मुझे 7 मरतबा स्टंट डल चुके हैं। अच्छा, मेन मसला ये है कि मेरे पट्ठों में और पिंड तकलीफ होती है, दर्द होती है और वीकनेस हुई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हुई है। ठीक है। ठीक है हकीम साहब, लास्ट मिनट है हमारे पास। नज़ला ज़ुकाम के लिए भी जल्दी से बता दें। और नज़ला इनके लिए ज़ुकाम भी। खांसी के लिए देखें जी, ये दरख्त सफ़ेदा हमारे लगा होता है, बड़ा बड़ा होता है, इसको यूकलिप्टस भी बोलते हैं। खाली इसके पत्ते और मलट्ठी, ठीक है। ये हम वजन ले कर गर्म पानी में पका के दिन में 3-4 दफ़ा पिए, इंशाल्लाह इससे नज़ला ज़ुकाम फ्लू खांसी भी ठीक हो। और मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि वो खजूर खाया करें खाने के बाद 5-7 दाने, और बादाम की गिरी भी 5-7 दाने खा लें तो इंशाल्लाह पट्ठों की तकलीफ भी उससे इंशाल्लाह रफा हो जाएगी। ठीक है। और तो आज कुछ बताएं? जी 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 हकीम साहब, और कुछ बताएं? ठीक है हकीम साहब, इसको और हम इस दोबारा। मौसम में एक चीज़ रह गई, फोड़े फिंसियाँ खून की सफाई के लिए जी जी खाली गंधक, आंवला सार जी जी और दरेक का दरख्त होता है, बकाइन भी बोलते हैं, उसका पाउडर कर लेना, बराबर वजन आधी आधी चमची खानी है। कील, महासे, छाइयाँ, एलर्जी, ठीक है। खारिश, इससे ये सुबह शाम आधी आधी चमची खाएं ग्राइंड करके, ठीक है। इंशाल्लाह फोड़े फिंसी खा लें, खांसी
फोड़े फिंसियाँ और जी ठीक है, जल्दी जितनी भी अमराज स्किन जो होती हैं। एलर्जी है उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो ठीक है, आज हम बात कर रहे थे कि डाइटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए मानसून में, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हकीम साहब मौजूद है, हकीम सरफराज अहमद नूर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त थैंक का। यू जी, आपका बुलाने का यू शुक्रिया। वेलकम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कैसे कम सरमायाकारी के साथ लोकल ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू किया जा सकता है, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि बगैर स्टॉक खरीदे शॉपिफाई या सोशल मीडिया पर ब्रांड कैसे बनाया जाता है, सही प्रोडक्ट्स का जो इंतखाब है वो कैसे करें, और कैश ऑन डिलीवरी के निज़ाम को इस्तेमाल करके कम से कम वक्त में कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुँचाई जाती है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लगा। अच्छा अली, सबसे पहले तो ये बताइए कि ई कॉमर्स शुरू करने का, ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई भी चीज़ जितनी आसान होती है ना, उसमें फेलियर के और रिस्क फैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। ये तो एक जनरल कहावत है कि आप कोई भी चीज़ जितना स्लोली करेंगे और उसमें जितना आप अपनी बेसिस को मजबूत करेंगे, उसके साथ साथ फिर आप फर्म हो जाएंगे। तो हमारा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बना है पिछले 5-7 साल से कि शायद कोई ऑनलाइन बिजनेस इज़ वेरी इजी और वो कोई हलवा वाला काम है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस तरफ आए हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट है इट्स नॉट मोर देन 10%। तो हमें बेसिकली बेसिक्स को समझना है कि यार इसके अंदर बेसिक्स आपको पहले अपनी ठीक करनी है। तो मैं आगे भी कई जगहों पे बात बोल चुका हूँ कि आपने जब भी कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करनी है या आप, तो सबसे पहले आप अपने मिजाज को देखेंगे, आपका अपना जो आपके जो अपने स्किल्स हैं वो किस चीज़ के ऊपर है। मतलब आपका जो अपना शौक़ है किसी इंडस्ट्री को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके, तो आप पहले उसके अंदर अपनी जो है ना पहले महारत बनाएं उसके अंदर। मतलब हम एक मिसाल लेते हैं, जैसे कोई फॉर वुमेन ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक बहुत ज़्यादा होता है यार कि यार बहुत आसान काम है, लेकिन ये बेसिकली इट्स ऑल फ्रॉम चाइना। मतलब आपको मतलब उसके पहले आपको चाइना जाना है। चाइना के अंदर एक मतलब एक ग्वांगझू के अंदर एक मार्केट है, उधर तकरीबन एक ही प्लाजे के अंदर 80,000 दुकानें। तो कोई भी दुनिया की जो चीज़ है वो अगर वो ड्रॉप शिपिंग हो रही है इस टाइम दुनिया में, वो आप ये समझिए कि उस प्लाजे से उठ के वो ड्रॉप शिपिंग हो रही है। मतलब कोई भी अगर अमेज़ॉन पे चीज़ सेल हो रही है या कोई लोग अपने ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली जो पीछे वाली सोर्सिंग है वो आपको देखनी है। आप अगर उठ के किसी लोकल वेंडर से कोई चीज़ ले लेंगे और आप ऑनलाइन डालेंगे तो कभी भी वो आपको नहीं चलेगी। तो आपको बेसिकली हर चीज़ के पीछे पहले उसकी पूरी मतलब वेंडर ढूंढना, अपनी आइटम को सेलेक्ट करना, उसकी ब्रांडिंग करना, ये सारा काम है। बाकी तो चीज़ें बहुत आसान है। आपने अपनी कोई भी आइटम आपने ड्रॉप शिपिंग में तो ख़ास तौर पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आपने मिसाल बीच में ये जस्ट थर्ड पार्टी आपने एक चीज़ ऑर्डर करनी है और डायरेक्ट आपने पार्सल करा देनी है। तो लेकिन मैं बज़ाते खुद ये समझता हूँ कि ऑन अ सेफर साइड आप स्टॉक के थ्रू काम करें। आप मतलब चाइना खुद जाएँ अगर, तो आपके पास इतने वसाइल हैं तो आप पहले चाइना खुद जाएँ, अपना वहाँ पे जाके अपना ब्रांड छोटा सा डेवलप करें। अगर कोई भी छोटी सी आइटम है, लेट्स सपोज कोई कंज्यूमर आइटम है, कोई शैम्पू है या कोई ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, या हम उसमें ले लेते हैं हम कोई से मतलब जैसे बेबी एसेसरीज़ हैं, क्योंकि आजकल ये एक जैसे जैसे मतलब चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो अब जो ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, हमारा एक बड़ा इस पे होता है कि क्योंकि अब माओ ने रील्स बनानी होती हैं और वो दिखाना होता है यार कि कितनी मोहब्बत है उनको अपने बच्चों से, तो एक बड़ा एक जो है ना इसके ऊपर एक एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ गया। तो इसके अंदर बड़ा एक होता है कि यार कि, लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपको वहाँ पर जाके मार्केट्स में जाके एक्सप्लोर करके कॉस्टिंग करके, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की हद तक अगर आप कोई चीज़ लेंगे, मतलब मैं आपको मिसाल लेता हूँ, हमारे लाहौर के अंदर मार्केट है, शालम मार्केट है, हर चीज़ वहाँ पे लोग कहते हैं वहाँ से उठाएं और आप बेच दें, लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल। जो भी चीज़ें जो शालम मार्केट में जो लोग बैठे हुए सेल करने के लिए, वो ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन भी एक पीस मतलब बेच रहे हैं। अगर आपको उनसे 100 पीस चाहिए, वो आपको भी 100 पीस देंगे और वो अपने पेज पे भी एक पीस किसी को बेचते हैं। तो जो आपका जो बीच में प्रॉफिट है वो किस तरह उसमें निकलेगा? तो जब तक आप पीछे फर्स्ट जो सोर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग सोर्स है, वहाँ से लेके जब आप डायरेक्ट क्लाइंट तक नहीं जाएंगे, तो वो ये कि आपकी उसके अंदर जो सक्सेस रेट है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब हमने स्टार्ट करना है कुछ, आजकल हम देखते हैं कि पहले एक मिथ थी कि जब तक आपके पास भारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, तब तक आप किसी बिज़नेस की तरफ नहीं जा सकते, कोई बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते। लेकिन आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जो है अपने स्टार्टअप लॉन्च किए हैं और काम भी स्टार्ट किया। बेशक एक इंस्टाग्राम पेज से उन्होंने स्टार्ट किया है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो, चाहे वो कुकिंग का हो, कुछ भी हो, और वो साथ पढ़ भी रहे होते हैं और साथ वो अपना काम भी कर रहे होते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि अपना काम करे और अभी भी उसके दिमाग में ये मिथ है कि जब तक मेरे पास भारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मैं नहीं कर सकता, तो उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? असल में ये आपकी अपनी खुद इरादी होती है कि आप कितना किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मतलब पीछे मैं एक चैनल के अंदर गया था, तो मेरी उनसे मॉर्निंग शो में बात हुई, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से बेसिकली ड्रॉप होके तो वो मॉर्निंग शो करी थी। तो अब कहने मुझसे, तो इंसान का अपना इरादा है ना कि यार आपने अपनी पढ़ाई भी साथ कर रहे हैं, अब मतलब अब खाली ये तो नहीं कि आपने कोई मतलब कोई बिज़नेस करना है, ये आप मीडिया में जॉब कर सकते हैं, आप किसी और मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, साथ अपने साथ कोर्सेज ले सकते हैं। हमारा ये जो लम्स के जो एक MBA प्रोग्राम होता है, तो आप कई दफ़ा देखेंगे कि वो साथ MBA प्रोग्राम भी वीक में 2 दफ़ा जा रहे हैं, साथ वो अपनी जॉब्स भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसान बेसिकली की कीमत है उसकी वैल्यू के साथ। तो जैसे जैसे इंसान अपने वैल्यू ऐड करेगा उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। तो ये एक प्रोसेस है हर वक्त सीखने का, हर वक्त नए अमल में जाने का। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आप दोनों को हमेशा पैरेलल चलाएं। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को स्किप करके तो आप इन काम पर मतलब पढ़ जाएँ, क्योंकि जो अभी आपने बात की, मैं उसी बात में से आपको ये बता रहा था कि जो आप जैसे कई ऐसे लोग हैं, स्टार्टअप है हमारे, वो कराची का बच्चा है, तो उसका ये सॉफ्टवेयर काम जो है एलॉन मस्क की कंपनी ने उसका $10 अरब जो है उसको खाली जो उसका जो हिस्सा बनता है वो $10 अरब उसको उन्होंने ऑफ़र किया। तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर $1 अरब का जो कभी जो रोल ओवर होता है, उसके लिए कभी हमें चाइना की मिन्नतें करनी पड़ी होती हैं, कभी हमें IMF की मिन्नतें करनी पड़ी होती हैं, और वो लोग जो यहाँ पे 100 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जाते हैं, वो आगे उनके आगे हाथ फैला रहे होते हैं। तो और पैसे क्या होते हैं? $1 अरब। तो ये देखें कि हमारा एक मुल्क का छोटा सा जो है ना, वो साइड पे एक बच्चा था, बाहर गया और उसने अपना काम मतलब किया और उसको सराहा गया और उसका $10 अरब जो है उसकी कीमत लगी। तो ये एग्जांपल्स ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि लोग आए और वो किसी गलत जो है, क्योंकि अब आजकल जो कोर्सेज आ गए मार्केट के अंदर, वो मतलब होते हुए यूट्यूबर्स हैं, वो जो है कोर्स सेलर्स बन जाते हैं। तो आपको बेसिकली ये भी देखना है कि आपका बेसिक उस्ताद कौन है। तो मैं तो समझता हूँ कि आपको अपना उस्ताद खुद होना चाहिए। जो दौर अब AI का दौर है, तो आप किसी पे रिलाई करने से सबसे बेहतर है कि आप अपनी खुद रिसर्च करें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं लोग, तो उमूमन कौन सी गलतियां हैं जो वो करते हैं और वो नहीं करनी चाहिए उनको, जिसकी वजह से अक्सर बार बार जो है उनका जो काम है वो आप कह सकते हैं कि कामयाब नहीं हो पाता? असल में हम लोग एज अ कौम भी ना एक अफसरशाही हमारे अंदर मौजूद है। मैं आगे भी जगह मजाक कर रहा था, रात को एक शो पे गया था, तो हम कह रहे थे कि IMF वाले जो लोग हैं, जो उनके कपड़े होते हैं और जो हम लोगों ने पैसे मांगने होते हैं, हम लोग वी आर गेटिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो हम लोग के अंदर एक शाही मिजाज है, हम लोग मुगलों वाला जो एक निज़ाम चलता आ रहा है, हम लोग जिस हमारा जो बैकग्राउंड है ना, वो एक शाहाना है। तो बेसिकली जो गलती होती है वो आप जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप समझते हैं आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए, तो आपका जो एटीट्यूड है ना, वो आपका सीखने का नहीं होता, वो आपका हुक्म चलाने वाला होता है। तो बेसिकली ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। जिन लोगों को भी आप कामयाब देखेंगे जो बहुत हाइट तक गए हैं, तो आप वो बड़े अच्छे लिसनर होते हैं, बड़े अच्छी चीज़ों को पिकअप करते हैं। तो आपको इसमें जो सबसे मेन जो गलती है कि आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा सीखने वाला होना चाहिए। आपको अपनी गलतियाँ एडमिट करनी चाहिए। अगर आपसे किसी जगह पे कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन में गलती हुई है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कारोबार के लिए, कॉन्फिडेंस इज द मेन थ्योरी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपका बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लाइंट, मतलब जो आपका जो अंदाज है वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें बेसिकली आपको एक हम्बल तरीके से लर्निंग प्रोसेस आपका जो है ना लोगों का वो बेहतर होना चाहिए। ये मैं एज अ कॉम देखता हूँ कि हम लोगों का जो एटीट्यूड है ना वो थोड़ा सा एक शाहाना एटीट्यूड है। तो ये आपका थर्ड जनरेशन कोई बिजनेस हो उसमें तो ये चल जाता है, लेकिन जब आप लोग स्टार्ट करते हैं और तभी इस एटीट्यूड को अडॉप्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 80% जो लोग हैं वो उस खास एटीट्यूड को लेके ना वो फेल होते हैं। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? फिर मैंने ना ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जब इंसान के साथ बोर्ड नहीं होती है और वो कुछ कर सकता है तो वो कैसे किया जा सकता है, और हमें इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दे कि ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, अच्छा आप अपना सवाल रिपीट कीजिए, शुरू से ना आवाज़ नहीं आई। मैंने बोला कि हमारे पास किसी की सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम काम करना चाहते हैं, तो आप भी इसके लिए हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। ठीक है। उसमें मैं समझता हूँ कि फिर आपके पास को आर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास को आर्ट होना चाहिए। मतलब ये जो हम ये देखते हैं, कभी आप इंस्टाग्राम पे जाएं तो जो शो पीसेस होते हैं, तो आप ये देखें कि जो उनका जो रॉ मटेरियल है वो तो चंद हज़ार रुपए में उसका है, लेकिन उसके ऊपर जो आपने आर्ट करना है वो बड़ा कीमती है। आप हैंडमेड किसी भी चीज़ के अंदर जा सकते हैं, हैंडमेड सूट्स के अंदर जा सकते हैं। हमारा चाहे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन उसमें जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारी जो भी उनकी जो लॉन्चेस हैं वो सब जो फैब्रिक है वो एम्ब्रॉयडरी बेस्ड है, वो सब मशीनरी बेस्ड है। तो आज भी हाथ से काम की हुई चीज़ की अपनी कदर होती है। तो आप जितनी भी हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं, हैंडमेड सूट्स, मतलब हैंडमेड स्टिचिंग है, कुछ भी ऐसा जो हैंडमेड है, ज़ाहिर बात है आपके पास अगर पैसे नहीं है लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो कोई भी चीज़ है जिसमें मतलब बताइए हैंडमेड क्राफ्ट्स हो के हैंडमेड स्टिचिंग होगी जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, तो आप उसका पेज दिखा लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी स्टिचिंग अप टू द मार्क है और आप उसमें किसी तरीके से एलीट को कवर कर सकते हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि 5000 पर सूट भी अगर स्टिचिंग अगर आप अपने पेज पे लगाते हैं, मतलब ऑल्दो जो बाकी सारी चीज़ें वो अगले की हों, मतलब जो भी उसमें मटेरियल प्रोवाइड करना है, सूट प्रोवाइड करना है, वट एवर एक पूरी लिस्ट होती है उसको चलाने की। लेकिन अगर आपकी स्टिचिंग अप टू द मार्क है और आप किसी तरीके से एलीट के मिजाज को समझते हैं कि यार कि वो किस तरीके के फैशन को समझते हैं, अब इसमें पैसे नहीं चाहिए, मतलब एलीट के मिजाज अपने टारगेट ऑडियंस के मुताबिक अगर आप एलीट को देखते हैं व्हाट इज इन द फैशन, अगर आप उसको उस सेंस को अगर आप अपना डेवलप करेंगे, उनके स्किल्स तो चाहिए, अगर पैसे नहीं चाहिए आपको, स्किल तो लाजमी चाहिए। बिल्कुल उसको ऐसे अगर आप मैच कर लें तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां जो उमूमन यंग बच्चे या वो लोग जो अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं वो लोग करते हैं और उनको अवॉइड करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे कि लाहौर के हॉस्पिटल्स में अद्वियात चोरी के जो वाक़यात हैं वो तो हम सुनते थे, मगर अब एक ख़बर ने सूरत हाल की संगीनी को मज़ीद जो है वो संजीदा कर दिया है कि म्यू हॉस्पिटल में चंद रोज़ कबल करोड़ों रुपए मालियत के स्टंट्स चोरी हुए हैं। और बात यही नहीं है, एक तरफ रेबीज़ की जो वैक्सीन है शायद लाहौर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद होना तो दूर की बात है, जो आम मेडिकल स्टोर है उससे भी जो मिलना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी जानिब हालात ये हैं कि म्यू हॉस्पिटल में दिन दहाड़े चोरी का जो वाक़या है वो हो जाता है और इसमें भी मुलव्वस वहाँ का अमला निकलता है। और इस पर मज़ीद बात करेंगे कि ये वाक़या क्या है और इसमें कौन लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि मरीज़ों के जो आउटडोर में ऑपरेशन हो रहे हैं और जो सारी अद्वियात हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं या नहीं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हेल्थ रिपोर्टर बिलाल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेहतरीन, नूर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा बिलाल, ये स्टंट जो चोरी हुए हैं लाखों रुपए की मालियत के स्टंट्स थे और वो एक सरकारी हस्पताल से चोरी हो गए हैं, तो ये तो एक बड़ा ही अजीब सा वाक़या है और ये तो क्वेश्चन करता है वहाँ की जो इंतज़ामिया है उस पर भी, और फिर पता चलता है कि वो लोग ख़ुद मुलव्वस हैं इस चीज़ में। फिर दूसरी जानिब हम एक वीडियो देखते हैं जो कि वायरल की जाती है और वायरल होती है जिसमें जो वहाँ के शायद MS हैं वो रिश्वत ले रहे होते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए नूर, आपने ये जो बात की कि हॉस्पिटल्स के अंदर से अद्वियात चोरी होती है, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि घर का बेदी लंका ढाए। तो जब तक कोई अंदर के बंदे इन्वॉल्व नहीं होते, किसी भी काम में मुलव्वस नहीं होते, तो बाहर का कोई भी बंदा उनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है कि उस घर से या हॉस्पिटल से या किसी भी जगह से कोई वो चोरी कर सके या कुछ भी वो कर सके। तो ये तो हकीकत है कि अपने ही साथ सराउंडिंग्स के जो लोग हैं वो मुलव्वस होते हैं। तो ये जो आपने बिल्कुल इंट्रो में ठीक बताया, ये कोई नया वाक़या नहीं है। इससे पहले दीगर अस्पतालों के अंदर ये तो फिर 2 करोड़ 32 लाख रुपए के स्टंट और बैलून्स चोरी हुए। यहाँ तो ट्रकों के ट्रक, रिक्शों के रिक्शे, कैरी डब्बों के कैरी डब्बे ये तक चोरी हुए हैं। मतलब जिना हॉस्पिटल्स में आज से कुछ साल पहले वहाँ पे वो जो बड़ा जो होता है जो
पिकअप टाइप, उसमें भर के ले जा रहे थे, वो सप्लाई आई थी ऐसी वापस जा रही। इसी तरह सर्विसेज अस्पताल के अंदर भी इसी तरह रिक्शा के अंदर जो सामान था वो भर के ले जा रहा था, वो भी पकड़ा गया, जिनाह वाला भी पकड़ा गया था। इसी तरह मुंशी हॉस्पिटल्स के अंदर भी ट्रक जो अद्वियात के वो चोरी हुए थे, और इसके अलावा कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल, दीगर अस्पतालों में इस तरह के मामला जो है वो होते रहते हैं, और पंजाब के दीगर शहरों में भी। तो इसके अंदर जब वारदात होती है जो बड़ी होती है चोरियां, उसमें तो अल्टीमेटली साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी मुलविस होती है, चूँकि उसमें अल्टीमेटली सिक्योरिटी का आता है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑन ड्यूटी होता है वो आता है। इट मीन्स कि वो रात के टाइम तो होती हैं, फिर भी उस वक्त ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ना कोई AMS DMS होता ही है, तो दूसरे लोग भी साथ मुलविस होंगे, सिक्योरिटी का अमला भी साथ होगा। फिर उसके साथ साथ जो स्टोर कीपर्स जो होते हैं, जो कि स्टोरों को देखते हैं, जिनका काम है ताले लगाना, वो अमला भी साथ सम टाइम मुलविस होता है। फिर वो उसके साथ साथ जो क्लर्क माफिया है जिसने एंट्रीज डालनी होती है वो भी साथ मुलव्वस होता है। चूँकि ये सब जब तक ये लोग मुलव्वस नहीं होंगे, चूँकि हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक रिकॉर्ड है, सिस्टम है कि अगर इतनी लाख मेडिसिन आई, जो भी चीज़ आई, तो उसका रिकॉर्ड बनता है ना। तो किस पे खर्च हुई, पेशेंट कौन था, किसको दी, किसको ली, ये किसी एक बंदे का काम तो नहीं। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ चोरी करके ले आऊँ तो वहाँ पे तो पता चल जाएगा भाई इतने 100 चीज़ें चोरी हो गई, तो उसको एडजस्ट कैसे करना है। इन्वेंट्री होती है ना, बनी होती है कि इसमें इतनी चीज़ें कम है, तो इट मीन्स कि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये ग्रो की शक्ल इख्तियार करता है। तो ये ग्रो बने होते हैं, हर हॉस्पिटल में ग्रो होते हैं। ये वो ग्रो है जो मोस्टली शुरू होते हैं छोटे लेवल पे, दर्जा चहारम के लोग होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं, वो इस तरह की चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं। वो अपने साथ समटाइम MSO को भी बुला लेते हैं, जिनको पैसे की अट्रैक्शन है। तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनके साथ मिल जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी साथ मिल जाते होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो सिक्योरिटी का अमला है उसको भी साथ मिला के तो वो चीज़ें सारी ग्रैब करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, चोरी डकैतियाँ करते हैं और निकल जाते हैं। तो इस पर एक MS थे अली जान, सेक्रेटरी से थे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के, और अली जान, उन्होंने एक्शन लिया था। तो वो उन्होंने ऐसे जो अहलकार काफ़ी थे उनको जो था ना अमले को उन्होंने बरतरफ किया था। तो फिर उसके बाद ये मामला थोड़ा कम हो गया। फिर आजकल फिर इसमें जो है वो शिद्दत आ रही है। वही लोग जो कि पहले जो चोरियाँ डकैतियाँ करते थे अस्पतालों के अंदर, वो फिर दंदनाते फिर रहे हैं, और स्पेशलाइज के लोग भी जो जिन्होंने एक्शन लेना वो उनके साथ मिले हुए हैं। तो फिर एक्शन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ मिला लेते हैं, MS वगैरह को भी साथ मिला लेते हैं, क्योंकि पैसे की अट्रैक्शन है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, सबज बाग दिखाते हैं, तो वो लोग साथ इनकी बातों में आ जाते हैं, तो वो चोरी डकैतियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसा मतलब ये निज़ाम क्या इतना कमज़ोर है कि एक प्रॉपर चीज़ आती है वहाँ पे, जैसे आपने बात किया कि फिर प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी आपको घपला करना पड़ता है कि एक चीज़ आई है, आप कैसे शो कराओगे अगर आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और जैसे आपने बताया कि पहली दफ़ा वाक़या नहीं हुआ, ये तो इनकी रोज़ की रूटीन है और ये पूरा ग्रुप शामिल होता है। तो अब ये जो म्यू हॉस्पिटल में वाक़या हुआ है, तो इसकी डिटेल्स क्या हैं और क्या इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं? देखें नूर, म्यू हॉस्पिटल में जो हुआ वो है 2 करोड़ 32 लाख रुपए के स्टंट्स और कार्डिक बैलून्स, ठीक है। उस स्टंट का इतना सा डब्बा होगा, ठीक है। वो आप रोज़ाना कुछ 4-5 भी शॉपर में या 2-4 पॉकेट्स में भी डाल के ले जाएं, अगर जिसकी नीयत ख़राब होगी, ठीक है। अभी तो वो ऑडिट की ये रिपोर्ट है, हम खुद से नहीं कह रहे, ये ऑडिट 2024-25 की ये रिपोर्ट है। ऐसे ही है। अच्छा बिलाल, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आबिर बात कर रहा हूँ। बस एक मसला है हमारा, 4 दिन हो गए हमें, ये 8वां वार्ड में मेरा कज़न है, एक्सीडेंट हुआ है, लिया से आए हैं वो। अच्छा। हम तो लाहौर से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा पिछले 4 दिन से, ठीक है। 4 दिन हो गए हैं, वो दर्द की तकलीफ में पड़ा हुआ है, उसकी टांग का फ्रैक्चर 3 जगह से है। डॉक्टर्स कह रहे हैं जी अगले हफ्ते ऑपरेशन होगा, वो भी जो है ना अभी तारीख जो है ना वो कंफर्म नहीं है किस दिन होता है। तो इसके ऊपर भी बता दें कि ये डॉक्टर्स डिले क्यों करते हैं। ठीक है जी बिलाल। बिल्कुल, ये तो बड़ी उनकी बजा बात है, और ऑपरेशन के मामले में हमेशा जो है ना वो ख़ासकर वो पेशेंट जो बाहर जाता है उसको हमेशा डिस्टर्बेंस का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि जो रोड एक्सीडेंट के पेशेंट हो या समटाइम ट्रॉमा के पेशेंट हो, एक इंजरीज़ वो होती है जो कि आपको फौरी तौर पे ऑपरेशन जो है ये करवा लेना चाहिए। अगर आप फौरी तौर पे 24 आवर्स के दरमियान अगर
ना पहुंच सके तो फिर वो ऑपरेशन जो होता है वो डिले हो जाता है। फिर उसको इलेक्टिव लिस्ट में रख लेते हैं, इमरजेंसी लिस्ट में नहीं रखते। फिर उसके बाद सम टाइम टिश्यूज़ की स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, कुछ और इशू होता है, फिर जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती उसमें फिर तब तक वो ऑपरेशन जो है ये नहीं किया जाता। तो बकाया इसके अलावा भी डिले, हॉस्पिटल्स के अंदर भी कुछ जो है डिले होता है, वो एक्सेस ना होने की वजह से प्रॉपर डॉक्टर्स की या ऑपरेशन थिएटर्स की या मेडिसिन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से भी, तो ये भी होता है। चूँकि हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी जो है वो कम है, तो इस वजह से इस तरह के जो मामला हैं ये सामने आते रहते हैं। और ये अक्सर हॉस्पिटल्स की ये शिकायत है, क्योंकि जब तक वही बात आती है कि बाहर के शहरों के अंदर के अपने हॉस्पिटल्स नहीं बनाए जाएंगे तब तक जो लोड है वो रहेगा कि लाहौर की अब 1.5-2 करोड़ जो आबादी है ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का या किसी भी मर्ज़ का उसको इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही। अच्छा बिलाल ये बताएं कि रेबीज़ का जो वैक्सीनेशन है वो कहा जा रहा है कि अवेलेबल नहीं है, और लाहौर में हम देखते हैं जो वाक़यात हैं कुत्ते काटने के, आवारा कुत्ते काटने के, वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, और अक्सर लोगों की तो डेथ हो गई है या वो पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। तो ये भी तो एक सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। तो इसमें क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, और रेबीज़ की क्या सच में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है? देखिए नहीं, वो जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में तो अवेलेबल है। इसमें हमने पिछले 2-3 माह में 2-3 मैंने स्टडीज़ खुद की हुई हैं, कितने केसेस आए, कितनों को वैक्सीन लगी, वैक्सीन अवेलेबल हैं। लेकिन होता ये कि इन टाइम पहुंचना है और आके लगवानी है। हमारे लोग बाज़ औक़ात इन टाइम आते नहीं और फिर हॉस्पिटल में सम टाइम प्रॉपरली पहुंचते नहीं। वैक्सीन अवेलेबल है और अभी ये लग भी रही है, और इसकी मुकम्मल जो डोजेज़ होती है 3-4 वो लगवानी पड़ती है। तो एक फ़ौरन लगती है, एक हफ्ते बाद लगती है, फिर दूसरे फिर एक माह के बाद जाके लगती है। तो वैक्सीन अवेलेबल। लेकिन इशू ये है कि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनका क्या करना है। हाई कोर्ट कहती है सम टाइम ना मारो, या जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मारने शुरू की थे, फिर वहाँ पे और इश्यूज़ आ गए। तो अभी तक ये मेरा ख्याल है ये वाला केस जो है कोर्ट में चल रहा है, तो उनके डिसीजन के बाद ही हतमी तौर पे फैसला। लेकिन अगर वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मारते भी आप उन्हीं कुत्तों को है ना जो पागल होते हैं ऑब्वियसली, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ममानियत है, या आप फिर कोई ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे आप इन सबको ले जाएं। क्योंकि अगर लोग मर रहे हैं तो आपने ऐसे कुत्ते जिसको रेबीज़ है या जिसकी खुद दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, और आज हमने पूरा सेगमेंट इस पे किया है कि अगर वो आपको काट ले तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप फिर क्या करेंगे। तो इसमें उनके लिए आवाज़ उठाना आपको लगता है सही है? देखिए नूर, ये किसी को नहीं पता वो बावले हैं या नहीं हैं, वो क्या उनकी मेंटल स्टेट है इस वक्त। आजकल तो अवाम की मेंटल लेकिन अगर हालत का पता इंसानों की ओवर पॉपुलेशन पे काम किया जा रहा है और अब इस पे फोकस किया जा रहा है, तो कुत्तों की ओवर पॉपुलेशन पे भी काम करना चाहिए, आपको नहीं लगता? करना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट के फैसले के आने के बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इस पर मुकम्मल एक मैकेनिज़्म प्लान बनाना चाहिए। अगर आपने उनको फायर करके नहीं मारना तो फिर और भी मेथड हैं जिसमें इनको वो क्रश करके इनके जो टेस्ट्स होते हैं इनको वो किया जा सकता है। और भी कई इनके इशूज़ हैं, या कुत्तों को पकड़ के इनको वैक्सीनेशन कर दी जाए। चीज़ें तो हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट का काम है ना इनको पकड़ना। चूँकि मैं ये बताऊँ कि ये सडन आते हैं, अब चूँकि ये निजी सोसाइटीज़ में भी आते हैं और बकाया सड़कों पर भी फिरते रहते हैं। तो बाद का बच्चे होते हैं, हम भी जब छोटे होते थे क्रिकेट वगैरह खेल के आ रहे थे, हमें भी पढ़ते थे। हाँ, और लोग अब बताते हैं वो रात को वॉक करने नहीं जाते इनकी वजह से। और जैसे बिलाल ने बात की है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो तो मौजूद हैं, उन पे काम भी किया जा सकता है, लेकिन अब बात ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं या नहीं। और आज हम इसी हवाले से बात करते हैं, और साथ साथ जो अस्पतालों से अद्वियात और लाखों रुपये मालियत के स्टंट चोरी हो रहे हैं, इस पर भी बात की। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बिलाल चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और बात करेंगे कि अच्छी और बावकार शख्सियत के लिए महंगे कपड़ों की नहीं बल्कि सलीके और समझ की ज़रूरत होती है। और जो असल सीक्रेट है वो चीज़ों की प्राइस में नहीं, कपड़ों की प्राइस में नहीं, बल्कि उनकी प्रेजेंटेशन में होता है। क्योंकि अगर आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ होंगे, परफेक्टली आयरनड होंगे और उनकी जो फिटिंग है वो आपके अकॉर्डिंग होगी, तो अगर आपने सिंपल कपड़े भी पहने हैं तो आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट और डिसेंट लगेंगे। और साथ साथ कलर्स की बात की जाए तो कलर्स का जो है वो राइट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आप अच्छे कलर पहने, अपने स्किन टोन के मुताबिक पहने, तो वो आपकी शख्सियत को निखार देती है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, और साथ साथ जो एक्सेसरीज़ हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है और एक्सेसरीज़ हमने कैसे सेलेक्ट करनी है, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हामिद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि लोगों के ना दिमागों में आज भी ये मिथ है कि अगर हमें अच्छा लगना है, डिसेंट लगना है और एलिगेंट लगना है ना, तो शायद हमें सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही चाहिए, बहुत महंगे कपड़े चाहिए। तो ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कम खर्च में हम कैसे स्टाइलिश लग सकते हैं? देखिए, 5 चीज़ें जिनको आपने वॉच करना है, अगर वो 5 चीज़ें आप कर लेते हैं या कर लेती हैं तो यू विल एब्सोल्युटली स्टनिंग। पहली चीज़ जो है कि कलर की आपने बात की कि कलर राइट होना चाहिए। कलर राइट होने का ये मतलब नहीं है कि फ़ैशन में कलर कौन सा है, ट्रेंड में कलर कौन सा है, कलर जो है आपके ऊपर अच्छा लगे, यानी आपकी आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन, उसके मुताबिक वो कलर आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए। और दूसरी बात है, कलर की कॉनोटेशन है, कलर कुछ कहता है, तो आपने जो मैसेज देने हैं आपको पता होना चाहिए कि कलर्स बोलते हैं और कलर्स को क्या मैसेज देना है और आपने कौन सा मैसेज देना है। तो ये है पहला कलर। दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी, जैसे आपने बात की फ़िट की, तो कपड़े आपकी फ़िज़ीक के मुताबिक फ़िट होने चाहिए। यानी आप छोटे हैं, आप आपका लार्ज स्ट्रक्चर है, या आप थिन हैं, या आप कोई भी बॉडी शेप आपकी है, तो बॉडी शेप पे आपके कपड़े जो हैं वो सूट करने चाहिए, फ़िट होने चाहिए। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए। अच्छा, इसमें मिथ क्या है? इसमें मिथ यह है कि आप ऑथेंटिक लगें, यानी ये नहीं है कि आप एक लगें कि जैसे आपने बहुत सारे फैशनी कपड़े पहने हुए हैं लेकिन आप कैरी नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली नॉट गोना वर्क फॉर यू। तो पर्सनैलिटी हैज़ अ लॉट टू डू विद दिस। और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े लगने चाहिए। यानी जो भी आपने पहनना है, आफ्टर ऑल यू डू समथिंग ना, आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो आपके प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े लगने चाहिए। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगें, इंजीनियर तो इंजीनियर लगें, व्हाटएवर योर प्रोफेशन इज़, लॉयर हैं तो लॉयर लगें। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि आपने अपनी पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहनने हैं। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको जॉब मिलती है, फिर जॉब अपग्रेड होती है, लेकिन आपके कपड़े वही रहते हैं। तो आप अगर आप CEO तो CEO लगने चाहिए, अगर आप मिडिल मैनेजमेंट के बंदे हैं तो मिडिल मैनेजमेंट के बंदे लगने चाहिए। तो ये 5 चीज़ें अगर आप शॉपिंग करते हुए इनका ख्याल रखें तो आई कैन गारंटी यू कि यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक। ठीक है। अच्छा हामिद साहब, ये बताएं, अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जो आपकी पोस्ट है आप उसके मुताबिक लगें, लेकिन अक्सर लोग तो कहते हैं कि जो आपकी जॉब है ना, आप उसके मुताबिक ना ड्रेस करें, आप जो जॉब आपको चाहिए आप उसके मुताबिक ड्रेसअप करें। ठीक है, वो बात वही है कि अगर आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक करें, उसमें जो आपकी पोजीशन है उसमें आप 1-2 पोजीशन से अबव करें, डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात आपने की, ताकि लोग आपको देखें कि आप एक प्रोग्रेसिव बंदे हैं, आप फॉरवर्ड जाने वाले बंदे या बंदी हैं। तो दैट्स ए वेरी गुड आइडिया कि उसमें आप 1 या 2 पोजीशन अबव करें, लेकिन वो भी राइट अराउंड दे है ना जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हैं, तो आप CEO की तरह ड्रेसिंग तो मत करें ना। CEO इज़ वे अप देयर ना, 5, 6, 7 मे बी 10 स्टेप्स फ्रॉम यू। तो एक आध स्टेप का जो है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, ताकि वो आपको परसीव करेंगे कि यू आर ए पर्सन दैट यू कुड बी प्रमोटेड, यू कुड बी गिवन इंपॉर्टेंट जॉब्स, यू कुड बी गिवन इंपॉर्टेंट पोजीशंस। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा हामिद साहब, अक्सर ये होता है कि हमने बड़े प्लेन और सिंपल से कपड़े पहने होते हैं, लेकिन अगर हम उनको अच्छा एक्सेसराइज कर लेते हैं ना, तो वो लुक हमारी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो एक्सेसरीज़ हम कैसे सिलेक्ट करें, और ये आपने मर्दों के लिए भी बताना है और औरतों के लिए भी? देखिए, एक्सेसरीज जो है ना वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल मर्दों के केस में, जैसे अगर आपने सूट पहना तो टाई मीन्स अ लॉट, अगर आपने टाई है, उसके बाद आपकी बेल्ट है, एक्सेसरीज में आ जाती है, आपके शूज़, और उसके बाद आपकी सॉक्स वगैरह एक्सेसरीज में आ जाती हैं। कफलिंग्स अगर आपने पहने हैं तो वो एक्सेसरीज में है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन का तरीका ये है कि जैसे सूट है, तो उसमें अगर आप लेट्स से ये मैंने पहना हुआ है, सॉलिड कलर का सूट पहना हुआ है, मैंने सॉलिड कलर की शर्ट पहनी है, 2 कलर्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके साथ मैंने एक सॉलिड कलर की टाई पहन ली, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं चल रहे। तो आपने ये करना है कि इसको एक्सेसरीज में से कलर्स जो है ना मिनिमाइज़ करने हैं आपने, लेस इज़ मोर, याद रखिए। तो एक बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये है कि इसकी प्रोपोर्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ज्वेलरी पहनी है, कितनी बड़ी ज्वेलरी है, कितनी छोटी ज्वेलरी है। बैन के लिए भी सेम है कि टाई की बिट्स कितनी है। अगेन कफलिंग तो बहुत ज़्यादा बड़े वाले कफलिंग तो नहीं लगाए हुए। तो आई वुड से प्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड से लेस इज़ मोर। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए
अगर आपने प्रोफेशनल ड्रेसिंग किया है तो आई वुड से कि मिनिमल ज्वेलरी होनी चाहिए, मॉडर्न मेकअप होना चाहिए, शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हील्स नहीं होने चाहिए, पम्प्स वगैरह आई थिंक दे विल डू ग्रेट। और तो आप जैसे आपने कहा कि सिंपल ड्रेसिंग में, सिंपल मींस कि आपने प्लेन कपड़े पहने हुए हैं, प्लेन कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं, उसके साथ आपने एक्सेसरीज किया है, आपके पास तो बहुत सारे वेपन्स हैं ना, मर्द के पास तो बहुत कम वेपन्स है। आपके पास मेकअप है, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास हैंड बैग है, we don't carry anything, we just walk in. So I think you have a lot that you can work with. और एक सिंपल ड्रेस को, जैसे ब्लैक ड्रेस है, एवरी वुमन आई थिंक शुड हैव अ नाइस ब्लैक ड्रेस, चाहे वो ब्लैक ड्रेस है, चाहे वो ब्लैक सूट है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट। और उसको आप बहुत डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको पुट टुगेदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि अक्सर लोगों के दिमाग में एक मिथ पाई जाती है कि अगर उन्होंने अच्छा लगना है या स्टाइलिश लगना है या वो डिसेंट लगना चाहते हैं तो सिर्फ वो ब्रांडेड कपड़े ही पहन सकते हैं और उनको महंगे जब कपड़े ख़रीदेंगे तभी वो अच्छे लगेंगे। लेकिन इसी हवाले से आज हमने बात की और हामिद साहब ने हमें बताया है कि कपड़ों की कीमत मैटर नहीं करती, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप कितने कम्फर्टेबल हैं जो आपने पहना हुआ है। तो इसी पर हमने बात की है और मेरे साथ मौजूद है हामिद सईद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।